और पूरा पाठ शायद आपको समझ में आ गया होगा। मैं ऐसी आशा व्यक्त करती हूँ आपके सामने कि आपको पूरा पाठ जो है वो 5th में आप लोग पढ़ चुके हैं, उस हिसाब से ही 6th में भी वही पाठ है। तो ये पाठ 2 जो है वर्ण, विचार एवं उच्चार। वर्ण क्या है? विचार एवं उच्चार। वर्ण यानी सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वर्ण है क्या। आपको पता तो होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। ये आपने पढ़ा है 5th में, शायद 4th में भी आ चुका है, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से वही बात समझा रही हूँ। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा के सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इकाई यानी सबसे छोटा सा शब्द जो होता है भाषा, उसके टुकड़े नहीं होते या उसे खंड यानी खंडित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। हम कहते हैं ना, ये अक्षर मुझे समझ में नहीं आया, ये वर्ण मुझे समझ में नहीं आया, इतने अक्षर में लिखना है। मतलब कि वर्ण बनता कैसे है? आपको पता है वर्ण कैसे बनता है? स्वर और व्यंजन। स्वर यानी आपको पता है स्वर, नर्सरी में, जूनियर, सीनियर केजी में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्वर यानी अ, आ, ई। स्वर की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजन क, ख, ग, घ। और व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। यानी स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है, जो अक्षर बनता है, उसे वर्ण कहते हैं। मैंने आपको पाठ 1 में सिखाया कि क, अ। जब हम बोलते हैं तो उसमें स्वर आता है, लेकिन जब हम क, म, ल ऐसे लिखते हैं उसमें कहीं पर भी स्वर नहीं लिखते हैं, सीधा ये शब्द लिखते हैं। लेकिन इसमें क, म, ल जब एक एक वर्ण को आप विच्छेद करो, अलग करो, तो उसमें स्वर हट जाता है। और जब उसे क्या कहते हैं? स्वर हटता है तो वर्ण विच्छेद यानी वर्ण को अलग करना, व्यंजन से स्वर को अलग करना। और जब वर्ण को जोड़ना यानी जो वर्ण विच्छेद है उसको जब आप जोड़ते हैं तो उनमें से स्वर जो है वो हट जाता है और हम ऐसे सीधा शब्द लिख लेते हैं। तो स्वर और व्यंजन को मिलाकर जो शब्द बने उसे क्या कहा जाता है? वर्ण। अभी हमने ये सीख लिया वर्ण किसे कहते हैं? भाषा के सबसे छोटी ध्वनि अथवा इकाई जिसके खंड यानी उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे कहते हैं वर्ण या अक्षर। अभी है वर्ण। पहले तो वर्ण बना, एक शब्द, एक अक्षर, एक वर्ण, और एक शब्द को मिलाकर अलग अलग शब्दों को जोड़कर क्रमबद्ध समूह में यानी क्रमबद्ध एक के बाद एक जो सही वाक्य बनता है, जो सही पूरा सेंटेंस बनता है, उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। अलग अलग शब्दों को क्रमबद्ध में जोड़कर जो बनता है उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमने पहले ये शब्द लिखा कि कमल, फिर लिखा खिलता, फिर लिखा फूल, फिर लिखा है। तो कमल, फूल, है, खिलता, ये क्या हुआ? क्रमबद्ध नहीं, ये पूरा जो शब्द है यानी कि जो वर्ण है वो अलग अलग है, उसको जोड़ना है, पूरा वाक्य बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो क्रमबद्ध समूह में आता है, पहले क्या आता है? कमल, फिर फूल, कमल का फूल खिलता है यानी कमल का फूल खिलता है, वो पूरा सही वाक्य बना यानी उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी वर्णमाला यानी वर्ण और वर्णमाला ये तो हमने समझ लिया। अभी उसके बाद आता है हिंदी की वर्णमाला निम्नलिखित है, यानी कि हिंदी में वर्णमाला है जैसे अ, आ, अभी मैंने आपको बताया, उनकी संख्या कितनी है? 11। अभी उसमें आपको पता है इस स्वर के बाद और हम ऐसे लिखते हैं ना,
अनुनासिक, विसर्ग, ये सारी बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आपको हिंदी में वर्ण कैसे बनता है, शब्द कैसे बनते हैं, उसको जोड़ना कैसे है, उसमें बिंदु क्यों लगता है, उसमें चंद्र बिंदु क्यों लगता है, इन सारी बातों को आपको समझने के लिए ये सब जो छोटे छोटे स्वर है या व्यंजन है, जो एक एक वर्ण है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। अभी आपने अनुस्वार तो देख लिया कि अनुस्वार किसे कहते हैं। अभी इसके बाद है विसर्ग। कुछ शब्द है आपको पता है कि जैसे प्रातः, नमः, सुबह, ऐसे शब्द का हम प्रयोग करते हैं, पाठ में पढ़ते हैं, फिर हम कई बार ऐसे शब्द को लिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो शब्द क्यों लगता है ये हमें नहीं पता। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं विसर्ग, यानी अह, अम और अह, उसे क्या कहते हैं? अह। उसके बाद है अनुनासिक। अनुस्वार के बाद आता है अनुनासिक, फिर विसर्ग। अनुनासिक यानी अम, अह, इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। चांद, ये जो शब्द है चांद, ऐसे बहुत सारे शब्द है जिस पर ये चंद्र बिंदु लगता है। हम ऐसे शब्द पर लगा देते हैं, लेकिन कौन से शब्द पर अनुनासिक लगाना है, कौन से शब्द पर अनुस्वार लगाना है, कौन से शब्द में विसर्ग लगाना है, ये सारी बातें आपको तभी समझ में आएगी जब आप लोग ये पूरा जो है वर्ण, विचार, व्याकरण, ये पाठ में जितनी भी बातें हैं ये आप लोग समझोगे, तभी आपको समझ में आएगी कि अनुस्वार हमें कहाँ लगाना है, कौन से शब्द में लगाना है, फिर हमें अनुनासिक कहाँ लगाना है, हमें विसर्ग कहाँ लगाना है, नुक्ता बिंदु कहाँ लगाना है। फिर में आ चुका है नुक्ता बिंदु, पता है ना नुक्ता बिंदु? जैसे ये रहा नुक्ता बिंदु। जैसे फिल्म, जरा, कुछ शब्द है उसके शब्द बोलने में और लिखने में एक जैसे लगता है, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है कब? जब हम उसमें नुक्ता बिंदु लगाते हैं, तो वो पूरा शब्द का जो अर्थ होता है, मतलब होता है, वो पूरा बदल जाता है। फिर है आगत ध्वनियां, यानी चंद्र बिंदु। मैंने अभी समझाया था, चांद, स्वर्ग, ऐसे शब्दों को आप जब बोलते हो उसमें र के रूप, यानी र है, चंद्र, ऊपर रेफ आता है र वाला, और तब पूरा जो शब्द आप लिखते हो उस पर बिंदु लगाना है कि र वाला जैसे चंद्र आकार जैसा आपको करके फिर उसमें बिंदु लगाना है। अब नुक्ता है, अगर आपने फिल्म लिखा था तो पता है फिल्म में ऐसे यहाँ पर बिंदु लगाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है लगाने का? फिल्म, तो यहाँ पर बिंदु लगता है तब उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपको पता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आप पढ़ चुके हो। क्ष, त्र, न और स, उसकी संख्या कितनी है? 4। उसकी कितनी संख्या है? संयुक्त व्यंजन की 4 संख्या है। क्ष, 2 अलग अलग वर्णों को जोड़कर जो नया व्यंजन, जो नया वर्ण बनता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अभी है अतिरिक्त व्यंजन, र और ढ, ये व्यंजन में आता है शब्द, और इसका जो शब्द बनता है, इससे जो शब्द बनता है, इसकी शुरुआत तो बीच से या अंत में होती है। कभी ड और ढ से बहुत कम शब्द बनता है, और ये जो दोनों वर्ण है वो या तो बीच में आता है या फिर अंत में। बाढ़ है, सड़क है, पहाड़ है, ऐसे जो शब्द है वो अंत में इनका वर्णन किया जाता है। अभी इसके बाद है पेज नंबर 11। अभी मैं जो आपको समझा रही हूँ जो बातें, वो पेज नंबर 11 पर है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप लोग खोलकर बैठिए, जो भी बातें मैं यहाँ से बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, वो आप बैठे बैठे और टेक्स्ट बुक में से अगर देखते देखते पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ध्यान रहे, अनुस्वार अम एवं विसर्ग अह को अयोगवाह कहते
वर्णमाला कहा जाता है। तो उसका उच्चारण मतलब कि हमने स्वर और व्यंजन तो समझ लिया, अभी स्वर व्यंजन के बाद स्वर व्यंजन को जोड़कर जो शब्द बनता है उसमें मात्रा लगती है, तो उसको भी समझना जरूरी है कि मात्रा कहाँ लगानी है, कौन से शब्द में, जिन शब्दों में बोलने में उच्चारण बहुत ही ऊपर जाता हो यानी बहुत ही उसमें समय लगता हो, तो वो कौन सी मात्रा हुई, कम समय है तो कौन सी मात्रा, नीचे कौन सी मात्रा लगती है, ऊपर बाजू में कौन सी मात्रा लगती है, तो ये सारी बातें हमें व्याकरण में ही सीखने को मिलती है। अभी स्वर किसे कहते हैं? वर्ण के दो रूप है, वर्ण के दो रूप। वर्ण तो हमें समझ लिया कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, लेकिन वर्ण के रूप क्या है? दो, स्वर और व्यंजन। अभी स्वर और व्यंजन ये तो हमें जानना जरूरी है कि स्वर किसे कहते हैं। हमने पढ़ तो लिया, लिख लिया, देख लिया, समझ लिया, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि स्वर है क्या। अ आ इ वो स्वर है, लेकिन उसकी पूरी परिभाषा तो हमें मालूम होना चाहिए ना। चलो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब कि स्वर में अ आ इ उनमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसमें हमें कोई क या फिर व्यंजन में से किसी वर्ण को लेना पड़े ऐसा नहीं, स्वर को किसी सहायता की जरूरत नहीं है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हम हवा बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। अ आ मतलब कि हवा जो है बिना रुकावट के मुंह से सीधा बाहर हवा निकलती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या क्या है, ये हमें पूरी जानकारी देते हैं कि जब हम स्वर का प्रयोग करते हैं तो कैसे वो हमारे मुंह से स्वर का प्रयोग होता है, कैसे वो हमारे मुंह से आवाज निकलती है, ध्वनियां निकलती है, हवा के बिना रुकावट से सीधा उनका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अ आ इ ई उ ऊ ए ओ अम और अह। अभी ये स्वर हो गया। स्वर की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। और स्वर में हवा के बिना रुकावट हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती है, मुंह से जो उच्चारण होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? 11। हिंदी भाषा में स्वर के 3 हैं। अभी आपको ये जानना जरूरी है कि स्वर के भेद कितने हैं, तो स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के भेद देखिए, अभी स्वर जो है, स्वर तो हमने समझ लिया, स्वर के भेद जानते हैं कि ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व और दीर्घ तो आपको पता है, सुनते हैं आप। वो गुजराती में भी शब्द हम बोलते हैं कि इसे ह्रस्व की मात्रा कहा जाता है, इसे दीर्घ की मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ, उल्टा, सीधा, ये सारी बातें हमें पता है। लेकिन ये कब लगती है, कहाँ लगती है, शब्द में कौन सी मात्रा कहाँ लगती है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो अभी हम पहले जानेंगे कि ह्रस्व किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर है क्या। ह्रस्व यानी जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम यानी एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व कहते हैं। जिन स्वरों में उच्चारण यानी बोलने में बहुत ही कम समय लगता हो, एक मात्रा का जिसमें प्रयोग
क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। उनकी संख्या कितनी है? 4 संख्या है, अ, ई, उ और ऋ। ये क्या है? ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4। जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उनकी मात्रा में बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, मतलब उनकी संख्या है अ, ई, उ, ऋ। अभी है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना यानी 2 गुना यानी डबल समय लगता हो, ज्यादा समय लगता हो, उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ। उनकी संख्या कितनी है? 7। कितनी? 7। जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें 2 गुना समय लगे, ज्यादा समय लगे, उसे दीर्घ कहते हैं। और दीर्घ संख्या कितनी है? 7। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। जिसे हम बड़ी ई कहते हैं, इसे हम छोटी ई कहते हैं। फिर बड़ा उ, फिर ए, फिर बड़ा ए, ओ और औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर। आपको ये जानना जरूरी है कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर में संख्या कितनी है, उसमें से कौन से जो स्वर है उनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि ह्रस्व में अ, ई, उ, मतलब कि 4 संख्या है। ये अ की कोई मात्रा नहीं होती, ई ये छोटा ई है, उ और ऋ। फिर दीर्घ स्वर में आ में मात्रा होती है ई, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। ये सारे जो 7 स्वर है वो दीर्घ है। अभी है प्लूत। प्लूत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ, पहले तो ह्रस्व में जो समय लगता है उससे थोड़ा दुगुना समय दीर्घ में लगता है। अभी दीर्घ से भी दुगुना समय प्लूत स्वर में लगता है, मतलब कि 3 गुना समय यानी 3 गुना ज्यादा डबल समय जब लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्लूत स्वर। प्लूत स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे उन्हें प्लूत कहते हैं। जैसे ओम हमने पढ़ा है, मैंने इसके अगले पाठ में आपको समझाया था। इसे वैदिक मंत्रों में उच्चारण में प्रयोग किया जाता है। हम जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, इनमें जब हम प्राणायाम करते हैं, हम यहाँ पर असेंबली में जब सुबह हम रोज प्राणायाम करते थे तो उसमें ओम का उच्चारण होता था, तो उसमें बहुत ही ज्यादा उसका उच्चारण चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्लूत स्वर। जिन शब्दों में ज्यादा, जिन वर्णों में ज्यादा समय, बहुत ही ज्यादा समय चलता रहे, वो क्या कहा जाता है? उसे प्लूत स्वर। अब जब भी आप ऐसे उच्चारण करोगे, ऐसे शब्दों का, ऐसे वर्णों का उच्चारण करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत आपको याद आ जाएगा तो ये प्लूत स्वर है। अभी है स्वरों की मात्रा। मात्रा आपको जानना जरूरी है कि इसमें कौन सी मात्रा है, कौन सी मात्रा आती है, कहाँ मात्रा लगानी है। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं कि मात्राओं में गलती की वजह से पूरा शब्द जो है गलत हो जाता है, उसका अर्थ गलत हो जाता है और फिर वो सारा शब्द रॉन्ग हो जाता है। मतलब कि मात्रा कहाँ लगानी है, वो मात्रा लगाने से पूरे शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, ह्रस्व मात्रा लगानी है, दीर्घ लगानी है, कौन सा स्वर कहाँ लगता है, किस में मात्रा आती है, कौन सी आती है, ये सारी बातें जो है वो हमें यहाँ
उसकी मात्रा दिखाई देती है और वो हमें लिखना पड़ता है कि क आ यानी का, ग अ यानी ग और ज अ यानी ज, का क ज। ये क्या हुआ? वर्ण विच्छेद। अभी इसमें से वर्ण विच्छेद को वर्ण जोड़ो यानी विच्छेद को हटा दो, स्वर को हटा दो, तो शब्द क्या बन जाएगा? का क ज। समझ में आ गया आप लोगों को? अभी स्वर, मात्रा, मात्रा के साथ व्यंजन, फिर प्रयोग करने का तरीका कैसे? पहले क्या हम लिखते हैं? अ। आपको पता है अ की कोई मात्रा नहीं होती। पहला कौन सा स्वर आता है? अ। तो अ में कोई मात्रा नहीं लगती, मतलब कि व्यंजन में भी आप जो भी वर्ण लो उसमें अगर अ की मात्रा हो, कमल है जैसे, मयम है, जो भी शब्द है उसमें अ में कोई मात्रा नहीं होती। अ अगर आप लिखो अ, म, जो भी शब्द है लेकिन उसमें मात्रा नहीं होती, वो वैसा ही उसमें व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता तो है लेकिन उसकी कोई मात्रा नहीं है। तो क अ, फिर उसके बाद अ के जुड़ने से हलंत हट जाता है। जैसे हम यहाँ पर अभी दिखाया आपको कि ऐसे अगर आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसमें ऐसे ये चिन्ह लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं? हलंत। अगर वर्ण विच्छेद को वर्ण जोड़ो कर दो तो ये हलंत हट जाता है, ऐसे पूरा शब्द बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हलंत। ऐसे जो हम चिन्ह लगाते हैं, ये हमें पता है कि अगर वर्ण विच्छेद कर रहा है तो हमें चिन्ह लगाना है, लेकिन उस चिन्ह को कहते क्या है? हलंत। हलंत कब लगता है? जब वर्ण को विच्छेद करते हैं तब। जब वर्ण विच्छेद हो जाए, वर्ण को जोड़ दिया जाए तो फिर क्या बन जाता है? हलंत हट जाता है और पूरा शब्द बन जाता है। अभी दूसरा है आ। आ में कैसी मात्रा है? मैंने अभी बताया यहाँ पर कागज, तो यहाँ पर जो मात्रा लगती है वो आ की मात्रा है। तो आप लोगों को ये सारी बातें टेक्स्ट बुक में अगर आप खोल के बैठोगे, टेक्स्ट बुक में से ये सारी बातें आप पढ़ोगे, जब भी मैं यहाँ पर बोर्ड पर जो भी बातें समझाती हूँ, लिखाती हूँ, और फिर यहाँ पर मैं आपको एक एक भाषा क्या है, वर्ण क्या है, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ से जो भी बातें समझाओ वो आप घर पर उसका रिवीजन करो। हो सके तो आप नोटबुक में वो पूरा जो भी परिभाषा है, वर्ण की है, भाषा की है, फिर स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उनकी परिभाषा लिखो और फिर उसको पढ़ो तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और यहाँ तक अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे जो है व्यंजन के भेद है, फिर ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, बहुत सारे व्यंजन है। अभी फिफ्थ में ये सारी बातें नहीं आती थी, अभी आप 6 में आ चुके हो तो थोड़ा व्याकरण में बातें कुछ सीखने को आपको ज्यादा मिलेगी कि व्यंजन में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसके भी बहुत सारे भेद होते हैं जो हमें यहाँ पर व्याकरण में से उनकी जानकारी मिल सकती है। तो ये जो वर्ण है, वर्णमाला है, फिर अतिरिक्त व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, स्वर, ह्रस्व, दीर्घ, ये सारी जो बातें हैं मैंने बोर्ड पर लिखवाई है और वही सारी जो परिभाषा है, वही सारी बातें जो है वो टेक्स्ट बुक में भी है। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें से आप यहाँ से बोर्ड पर लिखा हुआ है वो टिक करके फिर अपने नोट में लिखिए और जो भी होमवर्क आप तक भेजा जाएगा वो आप अपनी हिंदी की नोट में ग्रामर और जो रूली की जो भी है वो एक ही नोट में आप उसको पाठ और जो भी भेद है उसको आप लिख सकते हो और फिर उसमें से पढ़िए। उनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हैं जो इनमें से ही आपको मिल जाते हैं। वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, तो इस सारी बातों की जानकारी आपको टेक्स्ट बुक में से मिल जाएगी। अगर जो भी बात समझ में ना आए तो वहां पर आप अंडरलाइन कर देना। जब भी हम क्लास में